हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं और इस क्विज में दोस्त आपको मिलता है क्या क्या, तो घटना चक्र का इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन आता है, घटना चक्र का बुक चलता है, उसके बाद में लूसेंट का क्वेश्चन चलता है, उसके बाद में सर करेंट अफेयर्स चलता है। तो कृपया करके इस क्विज को रोज़ देखें, एकदम सिक्वेंशली ढंग से लगातार देखें और पूरा के पूरा वीडियो देखें। इस वीडियो के बीच में ही हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। और मेरा कल का जो क्वेश्चन था वो कल का क्वेश्चन था कि वी.एस. नैपाल को किस पुस्तक के लिए मरणोपरांत क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था, बताइएगा। तो उनका ये कल का मेरा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा राइट आंसर बाबू अ फ्री स्टेट। कौन? अ फ्री स्टेट पुस्तक के लिए वी.एस. नैपाल को नोबेल प्राइज़ मिला था। चलिए आज भी हम क्वेश्चन पूछेंगे। अब जो कल का मेरा टास्क था उसको आज कंप्लीट कराते हैं, पूछते हैं, उसके बाद में हम एकदम बारीकी से बढ़ेंगे हर क्वेश्चन पर डिटेल से सॉल्यूशन करते हुए। चलिए बाबू बताइएगा, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट कब किए थे? 8 मई 1863 को 8 मई 1863 को 8 मई को प्रतिवर्ष रेड क्रॉस के स्थापना दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे यानी विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। कोई दिक्कत है? 8 मई को क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक। चलिए हेनरी ड्यूनेंट हो गया। हेनरी ड्यूनेंट जो है रेड क्रॉस संस्था को 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। 1917, 1944 और नेक्स्ट 1973। 1917, 1944 और 1963। हाँ 1963 में मिला था, ठीक है। चलिए रेड गार्ड्स की स्थापना किसने किया था बाबू? रेड गार्ड्स की स्थापना गैरिबाल्डी ने किया था। बहुत सुंदर। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ये 10 क्लास के फेवरेट क्वेश्चन, हर लड़का। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, ठीक। गैरिबाल्डी ने कौन सेना का गठन किया था? लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने किया था। कोई दिक्कत है? बताइए संस्कृत व्याकरण के लेखक कौन है बाबू? जनक। पाणिनि। पाणिनि ने कौन सा पुस्तक लिखा था संस्कृत व्याकरण के? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। बताइए शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन का स्थापना कब किए थे? 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का स्थापना किया था। शांति निकेतन कहाँ है बाबू? पश्चिम बंगाल में, ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो रोज वीडियो में बताते हैं। बताइएगा पवनार आश्रम की स्थापना किसने किया था बाबू? विनोबा भावे। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने किया था। विनोबा भावे। लीग ऑफ नेशन के संस्थापक बाबू? वुडरो विल्सन। यानी लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन है? वुडरो विल्सन। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। बहुत सुंदर। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह कब किए थे बाबू? 1699 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। 1708 ईस्वी में नांदेड़ में गुलखा नामक पठान ने खोप दिया, चाकू घोंप कर दोस्त उनका मौत कर दिया। समझ में आ रहा है ना? किसका? गुरु गोविंद सिंह का। बेचारे दुनिया से चले गए 1708 में। कोई दिक्कत? नांदेड़ में मृत्यु हो गई गुरु गोविंद सिंह के। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। कौन गुरु? 10वें गुरु। उन्होंने सिखों को 5 चीज अनिवार्य किए थे।
और नाम के अंत में बोले थे कि सिंह लगाना। इसीलिए देखिएगा कोई भी होता है ना, कोई भी सिख धर्म का होता है तो वह सिंह लास्ट में टाइटल जोड़ता है। तो 5 चीज अनिवार्य किए थे, क्या क्या? तो केश, काड़ा, कंघी, कृपाण, और क्या होता है? केश, कंघा, कृपाण, कंघी और एक पगड़ी। ठीक है, 5 चीज अनिवार्य किए थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और सिखों के ये अंतिम गुरु थे, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। तो सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे बाबू? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। कहाँ पर? तलवंडी में। गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ था? 1539 में। कहाँ पर? करतारपुर में। कहाँ पर बाबू? करतारपुर में। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक कहा जाता है गुरु नानक को। गुरु नानक का जन्म बता दिए, मृत्यु बता दिए। गुरु नानक जो थे सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। चलिए दोस्तों, अगला मेरा क्वेश्चन है कि बताइए कौन सा था? खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक बाबू गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे? 1699 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो सॉरी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुआ था? 1708 ईस्वी में, नांदेड़ में। कहाँ पर? नांदेड़ में। ठीक है, अब वहीं पर गुलखा नामक पठान ने क्या कर दिया? चाकू घोंप दिया, वहीं पर गुरु गोविंद सिंह का मौत हो गया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। पटना में कब? 1666 ईस्वी में। देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने क्या क्या चीज़ सिखों के लिए अनिवार्य किए थे? तब 5 चीज़। एक तो कहे थे कि कृपाण, केश, कंघी, काड़ा, पगड़ी, ये 5 चीज़ सिखों के लिए अनिवार्य किए थे। कृपाण जानते हैं किसको कहते हैं? कृपाण जो नहीं तलवारवा यहाँ पर लोग लेकर रखते हैं भाई साहब, उसी को कृपाण कहते हैं, छोटा सा। सरकार की, अच्छा बताइएगा आप कि किस अनुच्छेद के तहत, आप लोग के लिए बता रहे हैं वीडियो देखने वाले भैया, सब लोग के लिए बताइएगा, किस अनुच्छेद के तहत सिख धर्म के लोग पगड़ी धारण करते हैं? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25। बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 25 में जिक्र है कि सिख धर्म का विशेषता स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है, कि वो पगड़ी धारण कर सकते हैं, कृपाण धारण कर सकते हैं, काड़ा पहन सकते हैं। तो केश, कंघा, कृपाण, ठीक है, काड़ा, पगड़ी, ये सब धारण करने का स्वतंत्रता है। कौन अनुच्छेद के तहत? 25 के तहत। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गुरु गोविंद सिंह तो हो गया। देखिए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अब 200 गुरु चला देते हैं दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। कहाँ पर बाबू? तो तलवंडी। ठीक है, अच्छा, तलवंडी में हुआ था। अब बताइए, गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ था? 1539 करतारपुर में। 1539 ईस्वी में करतारपुर में। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक के बाद कौन आ गए? गुरु अंगद। गुरु अंगद का नाम क्या था? उपनाम बाबू? लहना। ठीक, बचपन का नाम इनका लहना था। गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद ने ही। और गुरु अंगद ने ही लावन मनाना शुरू किया था। किसने? न कहते हैं कि असो लावन लागल बा, तो लावन का शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद ने ही। कोई डाउट है? अब गुरु अंगद के बाद हो गए तीसरे कौन बाबू? अमरदास। कौन हो गए? अमरदास के कहानी कुछ और है। अमरदास के बेटी कौन थी? बीबी भानी। अमरदास के बेटी नहीं। इसने कहा कि बीबी भानी को अकबर ने क्या कर दिया बाबू? 500 बीघा जमीन दे दिया। 500 बीघा, अब 500 बीघा जमीन दे दिया ना, तो उसी जमीन पर दे दिया। अब बीबी भानी का शादी कर दिया किससे? रामदास। किससे? रामदास। चौथे गुरु कौन हुए? रामदास। तीसरे अमरदास। अमरदास के दामाद कौन हो गए? रामदास। रामदास के जो वाइफ थी बीबी भानी, उसके नाम पर 500 बीघा जमीन था, तो उसके अंदर जलाशय का निर्माण करवा दिया। इसने क्या किया? उसी जलाशय के किनारे अमृतसर नगर की स्थापना किए। कौन? गुरु रामदास ने। यानी गुरु रामदास ने क्या किए थे कि
अमृतसर नगर की स्थापना और जलाशय का निर्माण करवाए थे। कभी कहते। अब इसके बाद क्या हुआ कि रामदास के बाद अर्जुन देव आए। पांचवें गुरु कौन थे सिख धर्म के पांचवें गुरु? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव का किए कि उस जलाशय के अंदर क्या कर दिए कि एक हरमंदर साहब के मंदिर का निर्माण करवा दिए। हरमंदर साहब के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बाबू? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ की रचना किए थे। गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ की रचना किए थे। पांचवें गुरु कौन? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने ही, ठीक है, गुरु अर्जुन देव को किसने? अमीर खुसरो की सहायता करने के कारण, गुरु अर्जुन देव को ही अमीर खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने क्या कर दिया था? फांसी की सजा दिलवा दिया था। नहीं, गुरु अर्जुन देव को ही कौन बाबू? जहांगीर ने, पांचवें गुरु थे ना गुरु अर्जुन देव, इनको फांसी की सजा दिलवा दिया। ठीक है। अमीर खुसरो, खुर्रम तो शाहजहां के वास्तविक नाम था खुर्रम। ठीक है। अमीर खुसरो की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव को, शाहजहां के वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम था। जहांगीर के सलीम, अकबर के जलालुद्दीन, जलाल कभी कहते। तो ये सब था इनका उपनाम। तो हम लोग कहाँ पहुँचे? पांचवें गुरु तक। पांचवें गुरु के गुरु अर्जुन देव से ही गुरुपद पैतृक बन गया। गुरुपद यानी अब गुरु अर्जुन देव के बेटा कौन? हरगोविंद। हरगोविंद के बाद हर्राय, उसके बाद में हरकिशन। अब हरगोविंद का किए कि बाप तो जलाशय में बनवा कर चले गए हरमंदर साहब के मंदिर, तो इसने क्या किए ना, यानी किसने? गुरु हरगोविंद ने क्या किए कि चारों तरफ किलाबंदी करवा दिए। चारों तरफ किलाबंदी करवा दिए। उसके बाद में हरकिशन आए। उसके बाद में हर्राय, तब हरकिशन ना, 7वें हर्राय, 8वें हरकिशन आए, खाली शासन किए, चल दिए ये सब। उसके बाद 9वें तेग बहादुर आए। तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था बाबू? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। अभी क्या है कहती? ठीक है। हरकिशन के मृत्यु कैसे हुआ था? चेचक के। तो पूछ देगा कि किस सिख धर्म के गुरु के, किस सिख गुरु का मृत्यु चेचक से हुआ था? तो हरकिशन का। किसका? हरकिशन का। कभी कहते हैं। 9वें तेग बहादुर के मृत्यु कैसे हुआ था बाबू? औरंगजेब ने करवाया था। इसको क्यों करवाया था औरंगजेब? तेग बहादुर को क्यों? इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी की सजा नहीं, हत्या करवाया था। ठीक है। हत्या करवा दिया। कोई दिक्कत? तो ये याद रखिएगा। और तब जाकर 9वें के बाद 10वें आ गए कौन? गुरु गोविंद सिंह। पूरा सिख धर्म खत्म। तब बोला रामचंद्र की जय। ठीक है। चलिए आगे आइएगा। पौनार आश्रम की स्थापना किसने किया था बाबू? विनोबा भावे ने पौनार आश्रम की स्थापना। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक बाबू? लीग ऑफ वुड्रो विल्सन। लीग ऑफ नेशन के संस्थापक वुड्रो विल्सन। अच्छा। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। ओरेविले आश्रम की स्थापना किसने किया था? अरविंद घोष। स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल। स्काउटिंग की स्थापना किसने किया था? वेडन पावेल। समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव समाजवाद के प्रवर्तक थे। आनंद वन की स्थापना किसने किया था? बाबा आमटे। यह कई बार क्वेश्चन पूछा है कि आनंद वन की स्थापना किसने किया था? बाबा आमटे ने। विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ ठाकुर। बहुत सुंदर। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर कहिए। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक बाबू?
विनोबा भावे। भूदान आंदोलन कब चलाई थी विनोबा भावे? चलाए थे 1940 में। ठीक है। तब व्यक्तिगत सत्याग्रह कब? 1940 में। ठीक है। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? विनोबा भावे ने। कब? 1951 ईस्वी में। कोई दिक्कत है? यानी अगर कहेगा कि आपसे कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? विनोबा भावे। अब भूदान आंदोलन कब विनोबा भावे ने शुरू किया था? तो 1951 ईस्वी में। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अच्छा, न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम। निर्मल हृदय के नाम से किसे जानते हैं? मदर टेरेसा को। निर्मल हृदय के संस्थापक कौन थे? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से संस्थापक थे। निर्मल हृदय के संस्थापक कौन? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा की बात करें तो इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? 1979 में, यानी 1979 में। इनको भारत रत्न कब मिला था बाबू? 1980 में। 1980 में। ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे घटना चक्र के इतिहास की ओर। चलिए दोस्तों अब हम लोग इतिहास की ओर बढ़ते हैं। देखिए हुमायूं और शेर शाह के आज पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। घटना चक्र के हैं। हुमायूं कमरान अश्कनी एवं हिंदाल बाबर के पुत्र थे। बाबर के बेटा कौन थे बाबू? हुमायूं। ठीक। कमरान भी था, अश्करी भी था, हिंदाल भी था। तो आए दिन दरोगा के पेपर सेट में ऐसा पूछ दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बाबर के पुत्र नहीं है। अब समझिए 4 गो फालतू के क्वेश्चन, यानी चारों के आपको नाम एक माइंड में रखना है कि थोड़ा सा कि हुमायूं, कमरान, अश्कनी और हिंदाल था। ठीक है। हुमायूं का सबसे बड़ा बेटा जो था, बाबर का बेटा जो सबसे बड़ा था वह कौन था? हुमायूं था। सबसे बड़ा ही क्या करता था बाबू? शासन संभालता था। तो हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है वहीं पर हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। उसकी माँ महम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। उनकी माँ किस संप्रदाय से बाबू? शिया संप्रदाय से। अब महम बेगम था किसके माँ के नाम? हुमायूं के माँ के नाम, यानी बाबर के वाइफ का नाम। कमरान और अश्करी की माँ गुलरुख बेगम तथा हिंदाल की माँ दिलदार बेगम थी। तो ये सब मत याद कीजिए दोस्त, इसलिए कि ये सब 4 गो 5 गो बियाह करता था। एगो से एगो हो गई, एगो से कमरुआ हो गई, तो एगो से मंगरुआ हो गई, तो एगो से कोनो कुछ हो गई। तो इतना क्या करने की ज़रूरत है? समझ में आ गया ना। हुमायूं के बारे में फोकस कीजिएगा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था बाबू? 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में। इस किले को उसने 4 महीने तक घेर रखा। इस किले को उसने 4 महीने तक घेर रखा। कौन? हुमायूं ने। जिसके बाद शेर खां यानी शेर शाह ने हुमायूं की अधीनस्था स्वीकार कर ली। ठीक है। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। हुमायूं क्या किया कि 1531 में कालिंजर के किले पर आक्रमण किया था और 1532 में रायसीना के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। कौन? हुमायूं। अब देखिए हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध कौन कौन था? तो देवरा के युद्ध 1531 में। अब 1531 में ही कालिंजर पर आक्रमण हुमायूं ने किया था। ठीक। अब 1532 में रायसीना के महत्वपूर्ण किले को जीता था। कौन? हुमायूं। उसके बाद में 1531 में देवरा के युद्ध हुआ। उसके बाद में 1539 में चौसा के युद्ध 1539 में। 1540 में बिलग्राम के युद्ध हुआ। बिलग्राम के युद्ध 1540 में। इसी को बिलग्राम के युद्ध को ही अन्य नाम से कनौज के युद्ध के नाम से जानते हैं। उसके बाद में 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ। सरहिंद का युद्ध हुआ था। अब देखिए 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। यह जो युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था। हुमायूं हार गया। और इसके बाद क्या हुआ कि 1539 में हार गया था। 1540 में फिर बिलग्राम या कनौज का युद्ध हुआ। फिर किसके बीच में? तो शेर शाह और हुमायूं के बीच में। पुनः हुमायूं हार जाता है। हुमायूं
पुनः हार जाता है, फिर हार जाता है, यानी कनौज या बिलग्राम के युद्ध में भी अब वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, भाग जाता है, कुछ वर्ष तक भगोड़े की तरह जीवन यापन करता है। फिर 1541 ईस्वी में उसने शादी कर लिया। हुमायूं कब शादी किया? 1500। अब 1542 में जन्म हुआ अकबर का। अकबर का जन्म कब? 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। ठीक, अब पुनः क्या कर दिया कि अटैक किया। तब तक शेरशाह सूरी गायब हो गए थे धरती से, यानी शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गया था। तो अब सिकंदर सूरी यह जब सुना, अब फिर उधर से ताकतवर होकर शादीशुदा करने के बाद क्या हुआ था कि लौटा अपने साम्राज्य की वापसी प्राप्ति करने के लिए। तले देखा कि यार यहाँ तो शेरशाह सूरी है, ये नहीं है, यहाँ तो है सिकंदर शाह सूरी। अब क्या किया कि उसने सिकंदर शाह सूरी और किसके बीच? हुमायूं के बीच सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ। सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555 ईस्वी में हो गया। अब 1555 ईस्वी में हुआ ना, तो इसमें सिकंदर सूरी को हरा दिया। किसने? हुमायूं। अब पुनः दिल्ली पर शासन करने लगा। तले 1556 में बेचारा हुमायूं मर गया। 49 में जीता, 55 में जीता और शासन का बागडोर संभालना शुरू किया। तले 56 में बेचारा की मृत्यु हो गया। तब लिनपुन ने कहा कि इसका जिंदगी उसी तरह से गुजर गया जैसे लड़ते पड़ते जिंदगियाँ गुजर जाती हैं, गिरते पड़ते लड़खड़ाते आम जिंदगियाँ चली जाती हैं। ठीक है, क्या दुनिया के तकदीर में लिखा है। ठीक, आइए सरहिंद का युद्ध बता दिए। 1494 इसमें फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विंध्याचल के लिए जौनपुर चला गया और जो सिराज हिंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो सिराज हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ था बाबू? फरीद खां। यानी शेरशाह सूरी का नाम क्या था बाबू? बचपन का नाम फरीद खां नहीं। ठीक, आइए शेरशाह ने बंगाल को सरकारों यानी जिलों में बांट दिया। शेरशाह किया क्या? तो बंगाल को सरकारों यानी किस में बांट दिया? जिलों में बांट दिया। इनमें से प्रत्येक को एक छोटी सेना के साथ सिकदारों के नियंत्रण में दे दिया। इनमें से प्रत्येक को एक अथवा अमीर ए बंगान नामक असैनिक अधिकारी को सिकदारों की देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया। अब जो अमीर ए बंगाल अथवा अमीर ए बंगाल नामक असैनिक अधिकारी था ना, उसको सिकदारों की देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया। कौन बाबू? शेरशाह। उसने चांदी का रुपया चलाया था जो कि 178 ग्रेन था। तो यह पूछता है क्वेश्चन कि शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का कितने ग्रेन का था? 178 ग्रेन का। ठीक है, और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था। कौन है? शेरशाह सूरी। तो जो तांबे का दाम हुआ करता था, तांबे का दाम, चांदी का रुपया 178 ग्रेन और तांबे का दाम हुआ करता था। और तांबे का दाम कितना का बना होता था? तो 380 ग्रेन का, 380 ग्रेन का। रुपया और दाम की विनिमय दर 1:64 थी। यानी रुपया और दाम की विनिमय जो दर था ना बाबू, 1:64 थी। इसके समय में 23 टकसालें होने का उल्लेख प्राप्त है। अगर पूछेगा कि बताइए कि शेरशाह के समय में कितने टकसाल था बाबू? 23 को। कितने? अब टकसाल कौन होता है? तो रुपया जहाँ से प्रिंट होता है, छपता है, जहाँ से सिक्के बनते हैं, छपते हैं तो वो नहीं, तो प्रिंटिंग प्रेस हो जाएगा। और जहाँ से रुपया जो ढलैया होता है ना, जैसे सिक्का जहाँ से बनता है, उसको कहते हैं टकसाल। ठीक है, तो 23 टकसाले का उल्लेख किसके समय में होता है? शेरशाह सूरी के समय में। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली के दीन पनाह में 1565 से 72 में करवाया था। देखो हाजी बेगम ने अपने पति, अब एक और हुमायूं के पत्नी का नाम हाजी बेगम भी था, हाजी बेगम भी था। इसने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। ठीक है, दिल्ली में। कहाँ पर बाबू? दिल्ली में। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो हाजी बेगम ने। समझ में आ रहा है ना? जी सर। जब शाहजहां ने
मुमताज़ बेगम की याद में ताजमहल बनवा दिया, तो इसने भी सोची कि ना ना ना, हम भी तो अपने पति की यादगार में कुछ कर देते हैं, तो हुमायूं के मकबरा बनवा दी। क्या चीज़? हुमायूं के। तो किसने बनवा दी? तो हाजी बेगम ने, हाजी बेगम ने। बहुत सुंदर। ठीक, देखिए 22 मई 1545 को कालिंजर में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। किसका किसका मृत्यु? तो शेरशाह सूरी के। कालिंजर में, कहें कि कालिंजर किला के जीतते हुए क्या हुआ था कि तोप जो था ना, ये जो चला रहे थे ना गोला, वह रिटर्न आ गया। गोला जो चला रहे थे तो हाँ, उल्का नामक आग्नेय शास्त्र चला रहे थे, तो उसमें क्या हुआ कि रिवर्स आ गया, उसी में ही खत्म। चलो तो सुनिएगा ध्यान से। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। अगर आप लोग नहीं घूमी हैं तो घूम लीजिएगा। एक तालाब के बीच में ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। चबूतरा माने छोटा सा नहीं है, बड़ा सा है। ठीक है, हाँ, चारों तरफ जल है, जलाशय है। ठीक है। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने करवाया था। यहाँ किला ए कुहना नामक मस्जिद शेरशाह द्वारा बनवाया गया था। किला ए कुहना का निर्माण किसके द्वारा? हाँ, किला ए कुहना नामक मस्जिद शेरशाह द्वारा बनवाया गया था। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। किसने? शेरशाह ने। तो पूछेगा कि पट्टा और कबूलियत की प्रथा किसने शुरुआत किया था? तो शेरशाह सूरी ने। चलिए आइए क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। आ गया ना? यह यूपी लोअर एसबी प्री 2008 में पूछा है। तो यह उस्मान किसी का नाम नहीं था। कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था, हुमायूं था। बाबर के 4 बेटे, बाबर के 4 बेटे, कामरान, हिंदाल, अस्करी। उमरान नहीं था, हुमायूं था। आ गया ना क्वेश्चन? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है बाबू? तो सबसे पहले देवरा का युद्ध, उसके बाद में चौसा का, उसके बाद में बिलग्राम का, उसके बाद में सरहिंद का युद्ध। 4 युद्ध हुआ। चलिए, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 को कनौज का युद्ध हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो जौनपुर से। याद रखिएगा, कहाँ से? यानी जो शेरशाह सूरी था, जो कि पहले फरीद के नाम से जाना जाता था, तो वह कहाँ से शिक्षा ग्रहण किया था बाबू? जौनपुर से। ये भी काफी शिक्षित था जी। सिराज हिंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक, जौनपुर चला गया, जहाँ तत्कालीन समय में, उस समय में जौनपुर में जब शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तो उस समय इसको सिराज हिंद नाम से प्रसिद्ध था। यह कौन? शेरशाह सूरी। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो शेरशाह सूरी उच्च शिक्षा प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते अल्लाह की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बताओ बाबू। शेरशाह सूरी। कोई दिक्कत है? चलिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान समतुल्य विश्वविद्यालय। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बाबू? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर। कौन नगर? इज्जत नगर। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ है? मुंबई में। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है बाबू? जोधपुर में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में। केंद्रीय भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इज्जत नगर में। कहाँ पर बाबू? इज्जत नगर में। ठीक है, अच्छा। केंद्रीय खराजल जीवपालन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। केंद्रीय खारा जल जो नहीं होता है, जीवपालन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में।
केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार हरियाणा में। हिसार हरियाणा में। कौन सा बाबू? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मखदूम, मथुरा उत्तर प्रदेश में। मथुरा उत्तर प्रदेश में बकरी अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्थान कहाँ है बाबू? भोपाल में। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? भोपाल में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर राजस्थान में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है बाबू? बीकानेर में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में। और कपास में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? गुजरात। और दूसरा पर महाराष्ट्र। और देश में पूछ देगा तक कि विश्व में कौन सा सबसे नंबर 1 है कपास उत्पादन में? चीन। कौन है? चीन। मूंगफली में भी कौन है? चीन। केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान के कहाँ स्थित है? कोच्चि में। कहाँ पर बाबू? कोच्चि में। भारतीय मृदा संस्थान कहाँ स्थित है? मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है। प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है। मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए उसमें चूना का प्रयोग किया जाता है। चूना क्या करता है कि मिट्टी की अम्लीयता को दूर कर देता है। खुद ही कहते। अच्छा, अगर मिट्टी की अम्लीयता दूर कीजिएगा तो उसमें फसल बहुत बिजोड़ लगेगा। या मिट्टी अगर जल जाएगी ना तो उससे भी फसल बहुत बिजोड़ लगता है। जैसे देखिएगा आप गांव देहात में खेत खलिहान में जो भाठा उठा लगता है ना, ठीक है, आमा जिसको बोलते हैं भाठा, अगर वो सब लगता है तो वहाँ की मिट्टी जल जाता है, लाल हो जाएगा मिट्टी। और वहाँ पर देखिए फसल जो उपजेगा तो उसका कमाल देखिए। ठीक है, तो वहाँ के क्या हो गया कि मिट्टी की अम्लीयता दूर हो गया। अम्लीयता भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट। कालीकट। सबसे अधिक भारत में मसाला कौन सा राज्य उत्पादन करता है? बताइए। भारत में सबसे अधिक मसाला का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। खुद ही कहते हैं मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को। और मसालों का राजा काली मिर्च को। काली मिर्च को मसालों का राजा कहते हैं। बताइए, भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान कहाँ स्थित है? रांची में। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? रांची में। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? रांची में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहेगा तो झांसी में। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। केंद्रीय तंबाकू हो गया। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। करनाल हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है। ठीक है। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो अविकानगर राजस्थान में। अविकानगर राजस्थान में। सबसे अधिक सरसों का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? राजस्थान। कौन करता है? तिलहन उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है। दलहन में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है? मध्य प्रदेश। भारतीय कृषि। अच्छा बताइए, तो टमाटर किस देश से लिया गया है? टमाटर जो है यह किस देश से भारत में आया है? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से टमाटर भारत में। या डू यू नो टमाटर? नो, यू हैव नो एनी आइडिया अबाउट टोमेटो? टोमेटो इज लाइक गोल गोल। ठीक है, लाल लाल। ठीक है, रेड रेड, लाल लाल उसी को कहते हैं। देखिए, ठीक है, तो सुनिएगा, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। लाइकोपिन के चलते टमाटर का लाल रंग लाल होता है। नहीं, टमाटर का रंग लाल लाइकोपिन के कारण होता है।
लाइकोपिन। अगर टमाटर के बीज यानी बियावा अगर खाइएगा ना तो ऑक्जेलिक एसिड का निर्माण होगा। ऑक्जेलिक एसिड का निर्माण होगा ना तो पेटवा में पथरी, पेटवा में यानी दोस्त पेट में पथरी का कारण क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड से ही पेट स्टोन होता है। जो स्टोन होता है ना निर्माण है ऑक्जेलिक एसिड से ही होता है। और टमाटर के बीज में ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसलिए कृपया करके टमाटर का चटनी बहुत सावधानी से, ना तो पता चल कि चटनी और फिर डॉक्टर भी भइल पेट में पथरी, तो फिर डॉक्टर भी जेबा तो कही कि पेट कटा नहीं, कोई दिक्कत है? नोट कटनी। आइए तो भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान कहाँ स्थित है बाबू? देहरादून। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान कहाँ है? देहरादून। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। अच्छा जी। केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद कौन नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। ठीक। केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान का है? बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। देखिए बैरकपुर पश्चिम बंगाल देखकर क्या खेले? मंगल पांडे कहाँ के? बैरकपुर से ही थे। नहीं, सेना के टुकड़ी में वहीं पर थे बैरकपुर में। अच्छा सर, सबसे अधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोच्चि में। कहाँ पर है? कोच्चि में। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, शीतोष्ण कहेगा तो श्रीनगर में, और केंद्रीय बागवानी अनुसंधान कहेगा तो रांची में। ऐसे ठीक है। और शीतोष्ण लगा दिया तो समझ जाइएगा कहाँ पर? श्रीनगर में। ठीक है। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है बाबू? लखनऊ में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में। ठीक। केंद्रीय मीठा जल जीवपालन संस्थान कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में केंद्रीय मीठा जल जीवपालन संस्थान है। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय कपास वाला प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। ठीक। सुनिएगा, भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थापित किया गया। कौन सा बाबू? तो बागवानी विश्वविद्यालय कौन सा? तो यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। भारत का प्रथम पूछेगा कि बागवानी विश्वविद्यालय कौन है? तो यशवंत सिंह परमार बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है बाबू? हिमाचल प्रदेश के सोलन में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। अगर कहेगा कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में। अब भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य है जो 100% जैविक खेती? सिक्किम। 100% जैविक खेती यानी पूर्णतः जैविक खेती वाला राज्य कौन है? सिक्किम। ठीक है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है। ठीक है। पूर्व नाम केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान था। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहेगा ना तो कौन हो जाएगा? लखनऊ। और केंद्रीय शीतोष्ण कहेगा ना तब श्रीनगर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में, शीतोष्ण श्रीनगर में। अगर ऐसे कह देता ना शीतोष्ण ना उपोष्ण तब रांची। बहुत सुंदर। तीनों में अंतर समझ में आ गया ना? आइए तो नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है बाबू? नई दिल्ली में। नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी जिले में। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में। कटक। कब यह स्थापित किया गया था? 1946 में। 1946 यानी केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में। कब स्थापित किया गया इसको? तो 1946 में। ठीक। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ स्थित है बाबू? नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। चलिए ठीक है। अब हम लोग दोस्त करेंट की ओर बढ़ते हैं।
चलिए दोस्त, करेंट अफेयर्स में देखिए आज पूरा जितना योजना है ना सारा के सारा हम कंप्लीट करेंगे। नमो शेतकरी महासम्मान योजना कौन सा राज्य शुरू किया है बाबू? तो महाराष्ट्र सरकार। कौन सा राज्य सरकार? महाराष्ट्र सरकार। समर्थ अभियान कौन राज्य? मंत्री गिरिराज सिंह ने शुरू किया। समर्थ अभियान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ है। पोषण भी पढ़ाई भी, यह अभियान किसके द्वारा? महिला विकास मंत्रालय द्वारा। हर घर ध्यान अभियान, हर घर ध्यान अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू है। कौन मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय। हर घर ध्यान संस्कृति मंत्रालय। स्टार्ट कार्यक्रम किसने शुरू किया है? START स्टार्ट कार्यक्रम इसरो ने। स्वागत पहल किसने शुरू किया है? गुजरात सरकार ने। किसने? गुजरात सरकार ने। गीता कर्मी कुल्ला बीमा योजना कौन से राज्य सरकार शुरू किया है? तेलंगाना। कौन? तेलंगाना। 75/25 पहल किसने शुरू किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 75/25 पहल शुरू हुआ है। 75/25 पहल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार द्वारा। शासन अपल्यादारी पहल महाराष्ट्र सरकार। शासन अपल्यादारी पहल किस कौन सा बाबू? महाराष्ट्र सरकार। एक पंचायत एक खेल का मैदान केरल सरकार। एक पंचायत एक खेल का मैदान किसने शुरू किया? केरल सरकार। संगठन से समृद्धि अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया। संगठन से समृद्धि अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय। ए हेल्प कार्यक्रम किसने शुरू किया? उत्तराखंड। ए हेल्प कार्यक्रम किसने? उत्तराखंड ने। संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश ने। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश। पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश। पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किसने चलाया है बाबू? तो छत्तीसगढ़ सरकार। लाडली बहन योजना या लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश सरकार। दीदी सुरक्षा कवच अभियान पश्चिम बंगाल। दीदी आ गया क्या मतलब? दीदी पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी को दीदी। ठीक है। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान बंधन बैंक ने शुरू किया। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान बंधन बैंक। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी अभियान शुरू किया है। अरुणोदय 2.0 योजना या बाजरा मिशन असम सरकार ने। बाजरा मिशन सेवा आपके द्वार 2.0 अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान किसने शुरू किया है बाबू? अरुणाचल प्रदेश। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय ने। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना उत्तर प्रदेश ने। एक जिला एक खेल का मैदान। एक पंचायत एक खेल केरल। ठीक है। एक पंचायत एक खेल का मैदान केरल सरकार। एक जिला एक खेल का मैदान उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है। आसरा पेंशन योजना या कांटी वेलुगु योजना तेलंगाना के है। आसरा पेंशन योजना कहाँ के है बाबू? तेलंगाना के। कांटी वेलुगु योजना तेलंगाना के ही। हर घर गंगा जल योजना बिहार सरकार। हर घर गंगा जल योजना बिहार सरकार। इसके उद्देश्य है कि गंगा जल को हर घर तक सप्लाई करना। छाता योजना अब है सोच रही है कि गंगा जल हमारे घरे आई। गंगा जल के कहने का मतलब है स्वच्छ जल तुमको पानी पीने के लिए हर घर नल का द्वारा नल खोलिए पानी घरे। कोई दिक्कत है? अब मोटर चालू करने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत है? नल नहीं है तो नल ये लगवा देंगे नीतीश कुमार जी। ठीक है। सुशासन पुरस्कार योजना या चिराग योजना कौन? तो हरियाणा सरकार। सुशासन पुरस्कार योजना या चिराग योजना कौन सरकार बाबू? हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना गोवा सरकार। मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना कौन? गोवा सरकार। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना उड़ीसा सरकार। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना कौन सरकार? उड़ीसा सरकार। एंटी डस्ट अभियान किसने बाबू? दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। एंटी डस्ट यानी डस्ट के खिलाफ एंटी डस्ट दिल्ली सरकार। स्वच्छता ही सेवा अभियान छत्तीसगढ़ सरकार। स्वच्छता ही सेवा अभियान।
मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश सरकार, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना छत्तीसगढ़ सरकार, आ फुटबॉल फॉर ऑल पहल उड़ीसा सरकार। फुटबॉल फॉर ऑल पहल किसने? उड़ीसा सरकार। ठीक है, चलिए दोस्त यहीं पर हम क्यूज को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्यूज आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही देखते हंसते मुस्कुराते रहिए, मेरा क्यूज देखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट डे। और कल का मेरा क्वेश्चन है कि बताइए कि अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ ना, तो 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है तो 5 राज्यों में कितना विधानसभा की सीटें हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा कि 5 राज्यों में, जैसे राजस्थान में कितना सीटें हैं, तेलंगाना में कितना है, त्रिपुरा में कितना है, राजस्थान में कितना है, छत्तीसगढ़ में कितना है। ठीक है, तो आप इस मध्य प्रदेश में कितना है, आप सभी का विधानसभा की सीट का ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।